हाल ही में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की जो रिलेशनशिप्स है उसको 75 साल पूरे हो चुके हैं। इसी कॉन्टेक्स्ट में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की जो रिलेशनशिप है वो सिग्निफिकेंटली ट्रांसफॉर्म हुई है फ्रॉम अ मियर डिप्लोमेटिक पार्टनर टू अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर। सो इसीलिए ये जो टॉपिक है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो बायलैटरल टाइज हैं ये हमारे मेन पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की जो रिलेशनशिप है वो और स्ट्रेंथन हो रही है और डीपन हो रही है। दूसरा फिर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की जो रिलेशनशिप है वो हिस्टोरिकली ऑर्गेनिकली कैसे इवॉल्व हुई है थ्रू द टाइम। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि क्या क्या एरियाज ऑफ कॉपरेशन है जहाँ पे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की रिलेशनशिप्स जो हैं जिन एरियाज़ में हम कहाँ पे अच्छा कर रहे हैं, कहाँ पे थोड़ा ख़राब कर रहे हैं, या फिर कहाँ पे स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है। उसके बाद हम चैलेंजेस को डील करेंगे और कंक्लूजन को डील करेंगे। हम ये शुरू करते हैं बस कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस ऑफ इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशनशिप। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की रिलेशनशिप जो शुरू हुई थी वो 1800 के आसपास शुरू हुई थी, जब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही ब्रिटिश कॉलोनीज हुआ करते थे। उस समय पे ऑस्ट्रेलिया में होने वाला जो ट्रेड था उसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कोलकाता से रेगुलेट करती थी। लेकिन फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशंस की जो शुरुआत हुई थी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में वो 1941 से हुई थी, जहाँ पे पहला कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया ने अपना पहला ट्रेड ऑफिस सिडनी में खोला गया था 1941 में। उसके बाद 1941 से 1991 के दौर में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की जो रिलेशनशिप थी वो प्राइमरली जो फोकस था उनका वो वैल्यूज़ पे डिपेंडेंट था। जैसे कि दोनों ही देश जो हैं, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही देश जो है वो एक प्लूरलिस्टिक सोसाइटी है, जैसे कि मल्टीकल्चरल सोसाइटी है। दूसरा, दोनों की जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो सेम है, जैसे कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को दोनों वो फॉर्म करते हैं। दोनों ही इंडिया और ऑस्ट्रेलिया रिलेशनशिप दोनों ही कॉमनवेल्थ नेशंस के हिस्से हैं। सो दैट्स हाउ इंडिया 1941 से लेकर 1991 तक इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की रिलेशनशिप्स मात्र वैल्यूज़ बेस्ड थी, जैसे कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट हो गया या फिर डीकोलोनाइजेशन हो गया। ट्रेड रिलेशंस के बाद में अगर हम बात करेंगे तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया रिलेशनशिप 1941 से लेकर 1991 तक बहुत ही मिनिमल ट्रेड रहे थे, क्योंकि इस बीच में क्या था कि इंडिया की जो इकोनॉमी थी हमने क्लोज इकोनॉमी मॉडल फॉलो करके रखा था, जहाँ पे मेजर फोकस था कि हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे, जिसकी वजह से इंडिया का जो बाहरी देशों से जो कांटेक्ट था वो काफ़ी ज़्यादा मिनिमल था। लेकिन 1991 के बाद जैसे पोस्ट एलपीजी एरा आया था, जिसमें दोनों नेशंस के बीच में जो ट्रेड रिलेशंस थे वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होने लगे थे। 1991 में हमने अपनी इकोनॉमी खोल दी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का एरा आया था, जिसके तहत हमने क्या किया था, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो ट्रेड रिलेशनशिप्स जो थे वो धीरे धीरे करके और एक्सपेंड होने लगा। हमारा जो इंगेजमेंट था ऑस्ट्रेलिया के साथ वो थोड़ा विगरस होने लगा। लेकिन इस फेज़ में भी जो रिलेशनशिप थे वो स्ट्रेटेजिक नहीं थे, मात्र ट्रेड और कॉमर्स से लिमिटेड, कॉमर्स तक ही सीमित थे। उसके बाद हमने क्या किया, 2009 में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की जो रिलेशनशिप वो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में कन्वर्ट हो गई थी। 2009 में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की बायलैटरल रिलेशनशिप अपग्रेडेड टू द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। अब स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का मतलब है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया आपस में एक दूसरे को डिफेंस, सिक्योरिटी, इस तरह के क्षेत्रों में भी कोऑपरेट करने की कोशिश करेंगे। हालांकि 2009 में हमारा जो बायलैटरल रिलेशनशिप है वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में कन्वर्ट तो हो गया था, लेकिन अभी भी ये जो रिलेशनशिप थी वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड थी स्ट्रेटेजिक फॉर्म में। 2014 में जब मोदी जी पहले प्रधानमंत्री बने थे ऑस्ट्रेलिया को विजिट करने में, 1986 के बाद राजीव गांधी जी के बाद पहले प्रधानमंत्री बने थे जो 2014 में 3 दशक के बाद ऑस्ट्रेलिया पे विजिट किए थे। तो 2014 के बाद जो एक नया मोमेंटम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की जो बायलैटरल रिलेशंस है उनमें एक नया मोमेंटम 2014 के बाद देखने को मिलता है। जैसे कि 2015 में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने 2+2 फॉरेन सेक्रेटरीज और डिफेंस सेक्रेटरीज डायलॉग एस्टैब्लिश किया था। धीरे धीरे करके क्या हुआ, 2020 में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की पार्टनरशिप को एलिवेट करके कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में इस्टेब्लिश कर दिया। अब कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप क्या है, इसके अंदर हमारा जो एरियाज ऑफ कॉपरेशन थे उनको हमने और ज़्यादा ब्रॉडर कर दिया था। अब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जो है इस डिफेंस, सिक्योरिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, इन सारे एरियाज़ में कोऑपरेट करने लगे। एक दूसरे के बीच में डेटा एक्सचेंज होने लगा, दोनों के मिलिट्री बेसिस जो है उनको हम इस्तेमाल करने लगे।
तो दैट्स हाउ 2021 में वी हैव एलिवेटेड द इंडिया ऑस्ट्रेलिया की जो रिलेशनशिप थी उसको कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को एलिवेट कर दिया था। 2021 में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो 2+2 फॉरेन और डिफेंस मिनिस्ट्री डायलॉग हुआ था 2022 में। तो दैट्स हाउ एक एवोल्यूशन हुआ है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया रिलेशनशिप का। 2014 के बाद इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के जो ट्रेड रिलेशंस हैं वो भी धीरे धीरे सिग्निफिकेंटली बढ़ने लगे। जैसे 2017-18 की अगर हम बात करें तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो ट्रेड था वो अराउंड 16 से 17 बिलियन डॉलर का था, जो कि अभी बढ़ के अराउंड 27 बिलियन डॉलर के अराउंड हो गया है। तो दैट्स हाउ इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया का जो रिलेशनशिप है वो ऐसे हिस्टोरिकली धीरे धीरे इवॉल्व हो गया है। पहले हमारा जो रिलेशनशिप था वो मात्र वैल्यू बेस्ड था, जहाँ पे हम प्लूरलिस्टिक और प्राइम मिनिस्टर सिर्फ वैल्यू बेस्ड सोसाइटी थी। वैल्यूज़ के बीच में, आइडियोलॉजीज़ के बीच में हम दोनों आपस में कोऑपरेट कर रहे थे। बाद में फिर ट्रेड रिलेशंस और इन्हेंस हुए थे हमारे। उसके बाद हम जाके देखते हैं कि 2020 में हमारी पार्टनरशिप काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव और स्ट्रेटेजिक पार्टनर हमारा ऑस्ट्रेलिया बन गया था। अब हम देखते हैं कि इस एरा में, इस टाइम में ऐसा क्या हुआ है, क्या क्या रीजंस हैं, क्या क्या फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के जो इंटरेस्ट हैं, म्यूचुअल इंटरेस्ट हैं, वो आपस में कन्वर्ज हो रहे हैं। क्यों इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की जो टाइस है वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो रही हैं। क्यों इंडिया का ऐसे क्या क्या ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं या इकोनॉमिकल फैक्टर्स है या फिर जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स है, कौन से फैक्टर्स जो हैं वो ज़्यादा डोमिनेटिंग रोल प्ले कर रहे हैं। इस चीज़ को समझने की हम यहाँ पे कोशिश करते हैं। तो अच्छा, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो एक स्मूथ फ्लो बना रहे, एक स्मूथ कम्युनिकेशन बना रहे, इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए हमने बहुत सारी, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने बहुत सारी इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बना के रखी हैं। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर्स की एनुअल मीटिंग्स होती है। दूसरी बात, 2+2 डिफेंस और फॉरेन मिनिस्टर्स का डायलॉग है। इसमें एक हाई लेवल के जो अपने मिनिस्टर्स होते हैं वो रेगुलरली बातचीत करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, डिफरेंट पॉलिसीज़ पे कन्वर्जेंस लाने की कोशिश करते हैं। जैसे ट्रेड एंड कॉमर्स को बढ़ावा देने के लिए हमने जॉइंट ट्रेड एंड कॉमर्स मिनिस्ट्रियल कमीशन बना के रखा है, या फिर हम डिफेंस पॉलिसी में कोहेरेंस लाने के लिए डिफेंस पॉलिसी टॉक्स बना के रखा है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एजुकेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी जिस तरह के डेवलपमेंट्स को प्रमोट करने के लिए ऑस्ट्रेलिया और इंडिया एजुकेशन काउंसिल बना के रखा है। या फिर जो इंटरनेशनल लेवल पे जितने भी इश्यूज़ चल रहे हैं उनके बीच में हमारा क्या स्टैंस होना चाहिए, उसके लिए जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स ऑन डिफरेंट इश्यूज़ हमने बना के रखे हैं। तो दीज आर द इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स। किसी भी देश के लिए या फिर किसी भी दो देशों के बीच में अगर एक स्मूथ फ्लो हो, उसके लिए एक प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल का होना बहुत ज़रूरी है। सो दीज आर द इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म जिसकी वजह से इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशनशिप में एक कंटिन्यूस कम्युनिकेशन होता है, एक कन्वर्जेंस बनता है हमारा, और म्यूचुअल इंटरेस्ट को हम एक दूसरे के सर्व करते हैं। सो दीज आर द इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म जिसके तहत हम क्या कर रहे हैं, स्मूथ फ्लो हो रहा है। अब ना हम देखेंगे कि फैक्टर्स, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल है रिन्यूड पार्टनरशिप में बिटवीन बोथ द कंट्रीज़। दोनों कंट्रीज़ के बीच में ऐसे क्या क्या फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज आ रहे हैं, या फिर उनकी दोनों टाइज जो है, बायलैटरल टाइज है, वो काफ़ी डीपन और स्ट्रेंथन हो रही हैं। तो पहला रीज़न जो आता है वो इंडो पैसिफिक रीजन, जो कि एक बहुत ही सिग्निफिकेंट थिएटर ऑफ जियोपॉलिटिक्स उभर के आया है इन रिसेंट डिकेड में। इंडो पैसिफिक रीजन को अगर देखा जाए तो इंडो पैसिफिक रीजन ये अफ्रीका से लेके एकदम पैसिफिक रीजन तक जितना भी ये रीजन है इसको हम इंडो पैसिफिक रीजन बोलते हैं। इंडो पैसिफिक रीजन जो है एक नया थिएटर ऑफ जियोपॉलिटिक्स इसलिए इमर्ज होकर आया है क्योंकि पहली बात तो यह है कि इसमें बहुत सारी जो नई इमर्जिंग इकोनॉमीज़ देखने को मिलती हैं, जैसे कि एक इंडिया है अपना, चाइना है, इंडोनेशिया है, ऑस्ट्रेलिया है। दीज आर द न्यू सेंटर्स ऑफ इकोनॉमिक पावर जो कि अभी इमर्ज हो जाए। इसीलिए ग्लोब का जो सारा फोकस है वो इस इंडो पैसिफिक रीजन में है। दूसरा है कि इंडो पैसिफिक रीजन जो है इसके अंदर एक सिग्निफिकेंट रिजर्व्स हैं, रिसोर्सेज हैं। जैसे इंडियन ओशन रीजन में हमको मिलते हैं पॉलीमेटेलिक नोडल्स। ये जो पॉलीमेटेलिक नोडल्स हैं दीज आर लाइक रिच इन द रिसोर्सेज लाइक कोबाल्ट, लिथियम, निकल वगैरह, मैंगनीज, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द क्रिटिकल नेक्स्ट अपकमिंग जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होने वाले हैं। ये जो हमारे नेक्स्ट इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग हो गया या फिर हमारा रोबोटिक्स हो गया, सेमीकंडक्टर्स के लिए, दीज मिनरल्स आर वेरी क्रिटिकल एंड दीज मिनरल्स आर वेरी रेयर। दीज आर नॉट फाउंड वेरी इन अबंडेंस ऑन आवर अर्थ।
तो दैट्स वाई ये जो इंडो पैसिफिक रीजन है वो भी इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि रिसोर्सेज पर्सपेक्टिव से भी हम देख सकते हैं। तीसरा जो इंडो पैसिफिक रीजन जो है वो एक स्ट्रेटेजिक कंपटीशन का वो हिस्सा बन गया है। ग्लोबल जितने भी पावर्स हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो या यूरोप हो या चाइना हो, ईच एंड एवरी नेशन जो है वो यहाँ पे एक अपना डोमिनेंस इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है। सो दैट्स वाई ये इंडो पैसिफिक रीजन एक नया सेंटर उभर के आया है जिसमें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों हैं नेचुरल पार्टनर्स हैं। दूसरा जो है हमारा चाइना फैक्टर अपन देख सकते हैं। पिछले दशक में देखा जाए तो चाइना जो है वो एक बहुत ही ग्लोबल इकोनॉमिक पावर उभर के आया है। चाइना की जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है, चाहे जैसे हम साउथ चाइना सी में देखें, साउथ चाइना सी में चाइना का क्या बोलते हैं, साउथ चाइना सी में चाइना का डिस्प्यूट है सारे कंट्रीज में जो आपके से बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं, वो उसकी हम 9 डैश पॉलिसी के थ्रू हम देख सकते हैं। जो उसकी 9 डैश पॉलिसी है उसके तहत हम देख सकते हैं कि चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो साउथ चाइना सी में काफ़ी डिसरप्टिव रहा है, जिसके तहत वो एक आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाने की कोशिश करता है ताकि जो इंटरनेशनल लॉस हैं उनको मॉडिफाई कर दिया जाए। जैसे कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी है, जिसके तहत वो अपनी एक्सपेंशन पॉलिसीज़ को काफ़ी बढ़ावा दे रहा है। दूसरा वो है जो रूल बेस्ड ऑर्डर जो एक एस्टैब्लिश हो चुका है पूरे इंटरनेशनल एरेना में, जैसे कि इंटरनेशनल ट्रीटीज़ को फॉलो करना है या फिर ट्रेड के रिस्पेक्ट में WTO के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको काफ़ी ज़्यादा मॉडिफिकेशन करने की। तो एक पूरे रीजन में चाइना ने एक रूल बेस्ड ऑर्डर को पूरा डिस्ट्रप्शन करके रखा है। तो दैट्स वाई बोथ द कंट्री एंड दिस इमरजेंस ऑफ चाइना इज़ अ थ्रेट टू इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, बोथ द कंट्रीज, in terms of the defense and security. That's why both the countries are cooperating together to counter the China. So these are the two factors. Now third factor we will discuss geographical factors. Geopolitical और economic factors के अलावा एक geographical factor एक ऐसा factor है जिसकी वजह से दोनों countries का जो economic engagement है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा है। अब जोग्राफिकल फैक्टर्स कैसे इसको हेल्प करते हैं? दोनों ही नेशंस की जो जोग्राफी है वो काफ़ी यूनिक है और दोनों ही देशों की जोग्राफी में रिसोर्सेज कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है कि एक दूसरे पे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया काफ़ी इंटरडिपेंडेंट हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देख सकते हैं कि कोल की रिस्पेक्ट में अगर हम देखा जाए तो कोल इंडिया जो है ऑस्ट्रेलिया से कम 74% ऑफ द कोल जो है इंडिया इम्पोर्ट करता है। डिस्पाइट द फैक्ट कि इंडिया के पास सिग्निफिकेंट रिजर्व्स हैं कोल के, इंडिया इज़ टॉप 5 प्रोड्यूसर ऑफ द कोल, लेकिन इसके बाद भी हम ऑस्ट्रेलिया से क्यों इंपोर्ट करते हैं? उसका रीज़न ये है कि इंडिया में जो कोल रिजर्व से है वो उसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ही लो क्वालिटी के है, लेकिन हमको जैसे हमारे थर्मल पावर प्लांट हो गए या फिर कोकिंग कोल के लिए हमको एक एंथ्रासाइट ग्रेड का कोल की ज़रूरत पड़ती है जो कि जिसके रिजर्व जो है ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा है। इसीलिए जो कोल की जो डिपेंडेंसी है इंडिया की वो बहुत ज़्यादा है ऑस्ट्रेलिया पे। दूसरा जो फैक्टर है जो क्रिटिकल मिनरल्स वो मिनरल्स होते हैं जो कि आने वाली जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ में है उनका जो इस्तेमाल होना इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ को बिल्ड करने में क्रिटिकल मिनरल्स का बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहने वाला है। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के पास लिथियम का वर्ल्ड का टॉप प्रोड्यूसर है। यूरेनियम जो है, यूरेनियम में 27% जो यूरेनियम है वो उसके पास है, ऑस्ट्रेलिया के पास है। रूटाइल, जर्कोनियम, कोबाल्ट, एंटीमनी, मैंगनीज, इस तरह के जो बहुत सारे रिजर्व्स हैं वो ऑस्ट्रेलिया के पास है। अब क्रिटिकल मिनरल्स इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेक्स्ट जो रिवॉल्यूशन आने वाला है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0, इस चीज़ के लिए क्रिटिकल मिनरल्स बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस होल्ड करते हैं। जैसे कि अगर हम मान के चलो इंडिया अभी रिवॉल्यूशन में सस्टेनेबल एनर्जी के लिए हमको काम करना है। सो लिथियम को हमको ज़रूरत पड़ती है कि बैटरीज बनाने के लिए। तो दैट्स वाई लिथियम का जो कंट्री लिथियम को कंट्रीब्यूट करेगा वो इलेक्ट्रिक रिवॉल्यूशन को कंट्रोल करेगा। उसके बाद फिर हम देखेंगे यूरेनियम, अगर हमको क्लीन एनर्जी बनानी है या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बनानी है उसके लिए यूरेनियम का बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इंडिया में यूरेनियम की रिजर्व्स बहुत ज़्यादा कम है, हालांकि हमारे पास थोरियम की रिजर्व्स ठीक ठाक हैं। जैसे वो थोरियम के रिजर्व्स मोनाजाइट सैंड्स में पाए जाते हैं केरला कोस्ट पे, लेकिन यूरेनियम के रिजर्व्स इंडिया के पास बहुत ज़्यादा कम है। उसके बाद रूटाइल, जर्कोनियम, टेंटलम, इस तरह के जो क्रिटिकल मिनरल्स जो है वो हमको डिफेंस टेक्नोलॉजी जो कि डिफेंस कंट्री में जो सेमीकंडक्टर्स बनाने के लिए काम आएगा,
ये सारे क्रिटिकल मिनरल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एंड इंडिया की डिपेंडेंसी जो है क्रिटिकल मिनरल्स पे ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत ज़्यादा है। जो कंट्रीज क्रिटिकल मिनरल्स को कंट्रोल करेंगे आगे वाले फ्यूचर में, वो पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन्स को कंट्रोल करेंगे। तो एक ये हो गया। दूसरा क्लाइमेट। क्लाइमेट में क्या, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जो है एक दूसरे को क्लाइमेटिकली भी काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड है। जैसे कि दोनों ही देश, चाहे वो इंडिया हो ऑस्ट्रेलिया, सेम क्लाइमेटिकल फिनोमेना से अफेक्ट होते हैं। चाहे वो अल नीनो ले लो, आप ला नीना ले लो, इंडियन ओशन डाइपोल ले लो, तो इन मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट ले लो। इसीलिए दोनों कंट्रीज़ के बीच में क्लाइमेटिक कॉपरेशन होना बहुत ज़रूरी है टू एक्सचेंज द हाइड्रोलॉजिकल डेटा बिटवीन दोज कंट्रीज। सो दैट्स वाई क्लाइमेट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर, जिसकी वजह से दोनों ही कंट्रीज एक दूसरे में इंटरडिपेंडेंट है। हैंस वी नीड इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो म्यूचुअल इंटरेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा कन्वर्ज होते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे, बिकॉज ऑफ जियोग्राफिकल फैक्टर्स। दैट्स वाई दिस टू ब्लॉक्स आर कमिंग क्लोजर टुगेदर। अब हम देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की डिपेंडेंसी इंडिया पे कैसे है। तो पहला फैक्टर है मार्केट। अब इंडिया जो है इज गोइंग टू बिकम अ थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। इंडिया का जो मिडिल क्लास है वो बूम हो रहा है, तो कंज्यूमर और जैसे ड्यूरेबल्स प्रोडक्ट्स के लिए इंडिया की मार्केट ऑस्ट्रेलिया की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया 90+ से ज़्यादा मिनरल रिसोर्सेज को प्रोड्यूस करता है। ऑस्ट्रेलिया के पास, हमारे पास मिनरल एक्सपर्टीज ज़्यादा है, तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया की जो मिनरल कंपनीज हैं वो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकती है। दूसरा, अगर हम देखा जाए तो रिसोर्सेज के रिस्पेक्ट में हम देख सकते हैं, रिसोर्सेज के रिस्पेक्ट में जैसे कि स्किल लेबर फोर्स, अगर ह्यूमन रिसोर्सेज के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो इंडिया इज ए पोटेंशियल मार्केट फॉर द स्किल लेबर फोर्स फॉर द ऑस्ट्रेलिया। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं करीब करीब 1 लाख स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहे हैं इंडिया का। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो इंडिया का जो इन्वेस्टमेंट है वो ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी सिग्निफिकेंट है। फॉर एग्जांपल, इंडिया का जो इन्वेस्टमेंट है ऑस्ट्रेलिया में 35 बिलियन USD है, विच इज़ अ सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट इन द ऑस्ट्रेलिया। सो ऑस्ट्रेलिया की भी डिपेंडेंसी इंडिया पे है इन टर्म्स ऑफ दीज। मार्केट के रिस्पेक्ट में देख लो या रिसोर्सेज के रिस्पेक्ट में देख लो, ह्यूमन कैपिटल के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का बायलैटरल ट्रेड कम से कम 28 बिलियन है। तो दैट्स हाउ। अगर हम बास्केट भी देखें तो इंडिया जो है ऑस्ट्रेलिया के काफ़ी जो टॉप 10 अगर हम एक्सपोर्ट बास्केट देखें तो उसमें अपन मिनरल ऑयल्स आते हैं, ऑर्गेनिक्स आते हैं, फार्मास्यूटिकल्स आते हैं। तो 4-5 जो चीज़ें इनमें सिग्निफिकेंट जो हमारे पास कंपैरेटिव एडवांटेज है वो ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं कि किन किन एरियाज़ हैं जहाँ पे वो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया आपस में कोऑपरेट कर रहे हैं, किन किन एरियाज़ में हमारा कोऑपरेशन है। जैसे कि ट्रेड कोऑपरेशन, तो ट्रेड कोऑपरेशन के रिस्पेक्ट में देखा है तो इंडिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया का 9th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। वहीं ऑस्ट्रेलिया जो है इंडिया का 17th लार्जेस्ट पार्टनर है। दोनों देशों के बीच का जो बायलैटरल ट्रेड है वो $28 बिलियन के आसपास है। इस चीज़ को और स्ट्रेंथन करने के लिए और इन्हेंस करने के लिए इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव भी साइन करके रखा है। ये सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव जो है वो जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ने प्राइमरली साइन करके रखा है। इन 3 देशों ने। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जितना भी ग्लोबल सप्लाई चेन है, उस ग्लोबल सप्लाई चेन जैसे कि गुड्स एंड रिसोर्सेज कहाँ से जा रहे हैं, किस तरह से जा रहा है, कौन प्रोड्यूसर है, कौन इम्पोर्टर है, सप्लाई चेन रेजिलियंस, उस ग्लोबल सप्लाई चेन जो है उसका एक अल्टरनेटिव ग्लोबल सप्लाई चेन बनाना। दूसरा, वो डिसरप्ट ना हो। जैसे कोविड में हमने देखा था कि पूरा ग्लोबल सप्लाई चेन काफ़ी ज़्यादा डिसरप्ट हो गया था क्योंकि ओवर डिपेंडेंसी थी ऑन फ्यू नेशंस। सो इसीलिए सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव भी इंडिया ने साइन करके रखा है। दूसरा, हमने इकोनॉमिक कोऑपरेशन और ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन करके रखा है। अब ये जो क्या है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट जो एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, ये काफ़ी 1 दशक से इस पर नेगोशिएशन चल रहा था, इसके बाद अभी ये फाइनलाइज हो गया है। इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट की वजह से क्या हुआ है कि इंडिया से जो ऑस्ट्रेलिया में जाने वाले एक्सपोर्ट्स हैं उन पर जो हमने अराउंड 96% ऑफ द जो प्रोडक्ट्स था उनमें हमने जो एक्सपोर्ट ड्यूटी है वो अराउंड 0 तक कर दिया। वहीं ऑस्ट्रेलिया से जो आने वाले प्रोडक्ट्स थे उनमें 86% ऑफ द ऑलमोस्ट 86 to 90% ऑफ द प्रोडक्ट्स पे जो ड्यूटी है वो कम है, जिसकी वजह से अब जो ट्रेड होगा दोनों के बीच में ट्रेड फ्लो होगा वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। इस चीज़ का ये भी कहना है कि अगर इकोनॉमिक कोऑपरेशन ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने के बाद दोनों देशों के बीच में जो ट्रेड एग्रीमेंट है या फिर ट्रेड
वैल्यू है वो 27 बिलियन से होके अराउंड 45 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच जाएगी इन द ईयर 2027। सो एरिया ट्रेड और कॉपरेशन में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और आगे जा रहा नियर फ्यूचर में और ज़्यादा बढ़ेगा। देन हम देख सकते हैं डिफेंस कॉपरेशन में। डिफेंस कॉपरेशन में भी हम देख सकते हैं कि दोनों ही देशों ने म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट साइन करके रखा है। अब इस म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट के तहत ऐसा है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जितने भी मिलिट्री एक्सरसाइजेस हैं वो दोनों बहुत तेज़ी से होने लगेंगे। जैसे ऑस्ट्रेलिया के बहुत सारे बेसिस हैं ऑल ओवर द ग्लोब में जहाँ पे हो जाएगा, तो इंडिया उन बेसिस का इस्तेमाल कर सकता है। दोनों के बीच में सेंसिटिव इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो सकती है। दोनों देश विगरसली कोलैबोरेट करेंगे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ में। दोनों ही देश का जो मिलिट्री एक्सरसाइज और जल्दी होने लगे ताकि दोनों के देशों के बीच में इंटरऑपरेबिलिटी बढ़े, ताकि अगर इमरजेंसी आए, अगर इंडियन ओशन रीजन में कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो सो दैट के बहुत ही रैपिड और एफिशिएंट वे में दोनों देश एक्ट कर सकें। बहुत सारे जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज में दोनों ही देशों हिस्सा लेते हैं, जैसे कि मालाबार एक्सरसाइज हो गया, तालिस्मान एक्सरसाइज हो गई। तालिस्मान साबर एक्सरसाइज में इंडिया को इन्वाइट किया था ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्र हिंद एक्सरसाइज हो गई। सो डिफेंस कॉपरेशन में भी इंडिया का काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का काफ़ी स्ट्रॉन्ग टाइज हैं। अब जैसे मल्टीलेटरल लेवल पे भी हम देख सकते हैं कि मल्टीलेटरल लेवल पे भी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया काफ़ी ज़्यादा क्लोजर आ रहे हैं, उनके टाइज जो है और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो रहे हैं। जैसे कि क्वाड का फॉर्मेशन हो गया है। क्वाड में ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, इंडिया, जापान है। ये एक नया ब्लॉक उभर के आया है। आशियान रीजनल फोरम में भी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही मेंबर हैं। कॉमनवेल्थ नेशंस में मेंबर हैं। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन हो गया। एशिया पैसिफिक, ईस्ट एशिया समिट्स में दोनों ही देश मल्टीलेटरल जो जितने भी फोरम्स हैं, जैसे कि G20 हो गया, उसमें दोनों अपने मुद्दे साथ में रखते हैं सो दैट कि कन्वर्जेंस हो सके। एक दूसरे के जो क्लेम्स हैं उनको सपोर्ट करना मल्टीलेटरल फोरम कॉपरेशन में। तो इस चीज़ को दिखाता है कि मल्टीलेटरल जो लेवल पर जितने भी मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स है, चाहे WTO, वर्ल्ड बैंक, UN, उसमें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का काफ़ी कॉपरेशन देखने को मिलता है। दूसरा हम क्लीन एनर्जी पे भी देख सकते हैं। क्लीन एनर्जी पे दोनों ही देश जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस के पार्ट हैं। दोनों ही देशों ने इंडिया ऑस्ट्रेलिया ने क्रिटिकल मिनरल इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप साइन करके रखी है, जिसके तहत ये कहा गया है कि फुल 5.8 बिलियन US डॉलर ये लोग खर्च करने की कोशिश करेंगे। सो दैट्स हाउ क्लीन एनर्जी में भी हमारा वो है। तो स्कोप जो है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जो रिलेशनशिप्स का जो स्कोप है काफ़ी ब्रॉड है, चाहे वो डिफेंस से रिलेटेड हो, मल्टीलेटरल कॉपरेशन हो, कॉपरेशन ऑन क्लीन एनर्जी हो, चाहे ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट में हो। तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। पीपल टू पीपल टाइज में भी देख सकते हैं हम कि दोनों ही देश के बीच में पीपल टू पीपल को मूवमेंट को बढ़ावा देने के लिए, या फिर दोनों ही देश के जो रिसर्चर्स हैं या फिर यंग प्रोफेशनल्स हैं, ग्रेजुएट्स हैं, उन दोनों की मोबिलिटी को और ईज़ करने के लिए म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन साइन करके रखा है 2023 में। जिसके तहत क्या होगा कि अगर अ पर्सन जो इंडिया में एजुकेट हो रहा है या फिर ऑस्ट्रेलिया में एजुकेट हो रहा है, दोनों ही अगर एक प्रोफेशनल डिग्री लेके आ जाता है तो दोनों इंडिया में भी वो काम कर सकता है, ऑस्ट्रेलिया में भी काम कर सकता है। एक दूसरे को म्यूचुअल रिकॉग्निशन दी जाएगी। दूसरा ये है कि माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप साइन करके रखी है 23 मई 2023 में। इसके तहत ऐसा होगा कि माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप में पीपल के मूवमेंट को फैसिलिटेट करने के लिए शॉर्ट टर्म वीज़ा इशू कर सकते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस को रिलैक्स कर सकते हैं दोनों ही देश। इलीगल जो माइग्रेंट्स हैं उनको रेगुलेट करने के लिए दोनों ही देश स्टेप्स उठा सकते हैं। तो माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप साइन करने की वजह से दोनों ही देश के बीच में रेगुलर फ्लो ऑफ पीपल होगा, सो दैट कि यहाँ इंडिया के जो जितना कंपैरेटिव एडवांटेज है इन टर्म्स ऑफ द प्रोफेशनल्स, दे कैन गो विजिट टू द ऑस्ट्रेलिया, एंड ऑस्ट्रेलिया के जो लोग हैं वो इंडिया में आके काम कर सकें। जैसे एक मैत्री फेलोशिप प्रोग्राम हमने चला के रखा है। इसके तहत क्या होगा कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के जो रिसर्चर्स हैं वो एक दूसरे के थिंक टैंक में 6 महीने से 2 साल तक काम कर सकते हैं। दैट्स हाउ देयर विल बी फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी, skills between those nations. Then people to people connection is very important in any international relations. So let's talk about the challenges between the India and Australia relationship. तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशनशिप में चैलेंजेस के देखो, ये दीज आर द फॉलोइंग चैलेंजेस। जैसे कि स्क्यू ट्रेड फ्लो है। स्क्यू ट्रेड फ्लो का मतलब क्या है? इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो ट्रेड है वो अराउंड $27 बिलियन का है, लेकिन ये जो ट्रेड फ्लो है वो ऑस्ट्रेलिया के फेवर में ज़्यादा है। इंडिया का जो ऑस्ट्रेलिया के साथ ट्रेड डेफिसिट है वो अराउंड $12 बिलियन का है। दूसरा, लो एंड स्क्यूड इन्वेस्टमेंट।
जितना ट्रेड इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशन में उसके रिस्पेक्ट में जितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, जितना पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, उससे काफ़ी ज़्यादा कम है। और जो इन्वेस्टमेंट है वो भी ऑस्ट्रेलिया के फेवर में है। जैसे कि इंडिया का जो इन्वेस्टमेंट है ऑस्ट्रेलिया में वो $35 बिलियन के अराउंड है, वहीं ऑस्ट्रेलिया का इन्वेस्टमेंट इंडिया में 17 बिलियन के अराउंड है। तो ये फेवर में ऑस्ट्रेलिया के है। उसके बाद जितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, जितना पोटेंशियल होना चाहिए, उससे भी काफ़ी ज़्यादा कम है। सो दीज आर द टू इकोनॉमिक फैक्टर्स से अगर देखा जाए तो दीज आर द टू फैक्टर्स जो कि इंडिया डिसएडवांटेजेस पोजीशन में है। और अगर जो हमने साइन करके रखा है इकोनॉमिक कॉम्प्रिहेंशन ECTA साइन करके है, इसके रिस्पेक्ट में अगर इंडिया अगर कंपैरेटिव एडवांटेज नहीं लेता है ट्रेड में, तो ट्रेड फ्लो और ऑस्ट्रेलिया के फेवर में जा सकता है। दूसरा अगर हम देखें तो चाइना फैक्टर के बारे में बात कर सकते हैं। चाइना फैक्टर के बारे में क्या है कि ऑस्ट्रेलिया का जो सबसे लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है वो चाइना है, जो कि ऑस्ट्रेलिया को वल्नरेबल बनाता है चाइना की फॉरेन पॉलिसी के, जिसकी वजह से इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच की जो रिलेशनशिप्स हैं उनमें हैम्पर हो सकती है, चाहे वो क्वाड के रिस्पेक्ट में हो कि अगर कल चाइना जो है वो आर्म ट्विस्ट कर सकता है ऑस्ट्रेलिया को कि वो क्वाड में पार्टिसिपेट ना करे, जिसकी वजह से इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की बायलैटरल ट्रेड्स हैम्पर हो सकती है। दूसरा वीज़ा इश्यूज़ है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में हालांकि माइग्रेशन और मोबिलिटी पार्टनरशिप साइन हो गई है 2023 में, लेकिन इसके बावजूद भी देयर आर सर्टेन वीज़ा इश्यूज़, कैंसिलेशन ऑफ वीज़ाज, ईजिली वीज़ा नहीं मिलता है स्टूडेंट्स को, या फिर जिसकी वजह से जो माइग्रेशन होता है या फिर जो फ्री फ्लो होता है वो हैम्पर हो जाता है। दूसरा हम देख सकते हैं कि इंडियन इन्वेस्टमेंट को भी काफ़ी ज़्यादा हिंड्रेंस है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि अडानी ने एक इन्वेस्टमेंट किया था ऑस्ट्रेलिया में, जिसकी वजह से जिसका काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिला था फ्रॉम द इन्वायरमेंटलिस्ट। इसकी वजह से वायलेंस देखने को मिलता है इंडियन डायस्पोरा में, स्पेशली विथ रिस्पेक्ट टू खालिस्तानी मूवमेंट। इंडिया के टेम्पल्स पे वायलेंस होते हैं। इंडियन स्टूडेंट्स फेसेस रेसिज्म इन द ऑस्ट्रेलिया, तो दिस इज़ ऑल्सो ए चैलेंज। देन हम आइडियोलॉजिकल चैलेंजेस भी ये है कुछ इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशनशिप में, जैसे कि हम डाइवर्जिंग स्टेंसेस ऑन इंटरनेशनल इश्यूज़, जो इंटरनेशनल मुद्दे हैं उनमें हम दोनों इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो स्टैंस है वो काफ़ी डाइवर्जिंग है। जैसे कि अगर रशिया यूक्रेन की बात करें तो रशिया यूक्रेन में ऑस्ट्रेलिया ने डेवलप्ड नेशंस को सपोर्ट किया था, वहीं इंडिया ने रिफ्रेन किया था कि वो किसी को सपोर्ट नहीं करेगा। सो वहाँ पे दोनों डाइवर्जिंग इश्यूज़ की वजह से जो मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे क्वाड, उनकी स्ट्रेंथनिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। तो दीज आर द सर्टेन चैलेंजेस एंड वी नीड टू, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया नीड टू इन दोनों इन चैलेंजेस को सॉल्व करने की ज़रूरत है। नाउ लेट्स मूव टू आखिरी फाइनल कंक्लूजन। सो इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया दे आर द नेचुरल पार्टनर्स इन द इंडो पैसिफिक रीजन। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जो इंडो पैसिफिक रीजन में नेचुरल पार्टनर्स हैं, दोनों ही देशों को ये इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जितना भी उनका शेयर्ड वैल्यूज हैं, जो विज़न है, जो उनके म्यूचुअल इंटरेस्ट है, उनको ध्यान में रखते हुए दोनों को अपनी जो टाइज हैं और स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, सो दैट दे कैन काउंटर द जितने भी जो पॉलिटिकल इशूज़ हैं या फिर जितना भी प्रेसिंग ग्लोबल इशूज़ हैं, चाहे क्लाइमेट चेंज का हो, चाहे टेररिज्म का हो, चाहे साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स का हो, मैरीटाइम सिक्योरिटी का हो, इन सारे जितने भी ग्लोबल प्रेसिंग इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए दोनों ही देश को और ज़्यादा अपनी जो टाइस है और स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है।